नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर जो साइकोलॉजी है इसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, अलग अलग आंसर की में अलग अलग आंसर माने जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में रीट लेवल फर्स्ट की जो साइकोलॉजी थी, सेकंड की ठीक है बाद में बताऊंगा, अभी फर्स्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो किन किन प्रश्नों में दो दो विकल्प भी सही माने जाएंगे और किन किन प्रश्नों में बोनस मिल सकता है, अलग अलग जो आंसर की में अलग अलग आंसर दे रखे हैं। तो बिल्कुल सटीकता से उन सभी का मैं जवाब देने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैसेज इस चीज़ के लिए मेरे पास आए थे, तो उन सभी का उत्तर है ये। ठीक है, आप सभी चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर दो दो आंसर सही माने जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको बोनस मिल सकता है साथियों। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑथेंटिक रूप में बताने वाला हूँ। और सभी को बता दूं कि भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और साथ में सी टेट के लिए और अन्य किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती के लिए साइकोलॉजी का संपूर्ण जो कोर्स है वो निशुल्क इस चैनल पर शुरू किया जा चुका है। अभी एक ही क्लास हुई है साइकोलॉजी की, तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स में से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षण विद्या मतलब साइकोलॉजी का आपका जो फर्स्ट भाग था, यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ कि भाई इसमें तो यही रहेगा और किस किस में आंसर चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित होकर के अपना दिमाग थोड़ा सही करके नीचे जब कमेंट करो तो थोड़ा सोच लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप खुले हो, आप स्वतंत्र हो कमेंट करने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें ये था कि भाई एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु। अब इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है साथियों, इस पर कोई भी आंसर चेंजेस नहीं माना जाएगा। इसमें सिर्फ सी वाला विकल्प ही सही माना जाएगा, बालक के चिंतन का गणितीकरण। इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा और इसमें कोई भी आंसर दो दो आंसर नहीं माने जाएंगे। इसमें ओनली सी वाला विकल्प ही सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप रीड भी लगाना चाहो तो भी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन था, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ये पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। भाई आंसर की तो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद में आपके जो कमेंट आए थे उन प्रश्नों का उत्तर है आपके इस वीडियो में। तो सामाजिक सीखना, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसमें मैंने आपको पहले भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन बताया था और अब भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन बता रहा हूँ। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही इसमें बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पारितोषिक का मतलब किससे लिया जाएगा साथियों, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब इनाम से लिया जाता है। तो ये चीज़ें तो भाई इनाम, इनाम मतलब पुनर्बलन, तो ये स्किनर का क्रिया प्रसूत ही इसमें आएगा। इसमें भी न तो कोई बोनस मिलने वाला है और ना ही कोई आंसर चेंजेज होने वाला है। ओनली बी वाला विकल्प ही इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, भाई ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न था और अब भी है, था क्या अब भी है। तो इसमें था निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। नहीं है, ठीक है। पूर्व अनुभव, कल्पना, प्रतिबिंबन, तर्क। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अलग अलग आंसर की में आपको कई जगह कल्पना भी मिला था, कई जगह प्रतिबिंबन भी मिला होगा और कई जगह तर्क भी मिला होगा। पूर्व अनुभव इसमें तो नहीं मिला होगा, ए वाला विकल्प तो बिल्कुल ही हटा सकते हैं। अब देखो बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। तो जो लोग कल्पना बताते हैं या प्रतिबिंबन बताते हैं या तर्क बताते हैं, सबका अपना अपना आधार होता है साथियों। मैंने यहाँ पर आपको राइट आंसर बताया था तर्क। बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें कल्पना और प्रतिबिंबन भी बता रही है, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्वेश्चन में चौथा विकल्प तो बिल्कुल ही सही रहेगा। इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि तर्क का मतलब कौन सा, तर्क का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी कारण के प्रति तर्क देना। तो हर चीज के प्रति हम तर्क बाल्यावस्था में नहीं दे सकते। हाँ,
तर्क दे सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्रति नहीं दे सकते हैं, इसलिए फिर इसमें डी वाला विकल्प तो 100% सही माना जाएगा, इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता है। अब देखो कल्पना, इमेजिनेशन और प्रतिबिंबन, रिफ्लेक्शन, तो भाई प्रतिबिंबन तो पहले भी आ जाता है, बाल्यावस्था के पहले भी, बाल्यावस्था में भी प्रतिबिंबन हो सकता है। जैसे एक 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, 9 वर्ष का, 10 वर्ष का, 11 वर्ष का या 12 वर्ष का बालक। अब आप जब एक 7 वर्ष के बालक से कहोगे कि बेटा ये क्या है, देखो बेटा ये गाय है, मान लो उसने कभी गाय नहीं देखी, कि भाई ये क्या है, तो ये एक गाय है, तो गाय का प्रतिबिंब क्या उसके माइंड में नहीं बन सकता है साथियों? 7 वर्ष में भी नहीं बन सकता है क्या? 7 वर्ष में क्या बालक नहीं बन सकता है? बन सकता है बिल्कुल। इसलिए इस आंसर को मेरे हिसाब से इस आधार पे गलत माना जाएगा। फिर रही बात कल्पना की, तो कल्पना भाई, कल्पना लोक में विचरण करना किशोर अवस्था की विशेषता है वैसे, लेकिन शेष अवस्था में भी बालक कल्पना कर सकता है, शेष अवस्था में भी कर सकता है, तो शेष अवस्था तो बाल्यावस्था के बाद में आती है। इसलिए फिर मैं इन दोनों विकल्प पे इसीलिए नहीं गया था और तर्क इसीलिए मैंने राइट बताया था। बाकी पूर्व अनुभव तो गलत है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, बोनस तो नहीं दिया जाएगा आपको। अब दो आंसर कैसे मान सकते हैं भाई? डी वाला तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि तर्क तो माना जाएगा, लेकिन प्रतिबिंबन तो इसका सही नहीं माना जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल आंसर की आ जाएगी आपके सामने, लेकिन कल्पना इसका माना जा सकता है, बट कंफर्म नहीं है साथियों। इसका मेरा कंफर्म आंसर कौन सा है? चौथा विकल्प है। तो इस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि भाई इसमें चौथा सही रहेगा। ठीक है, कल्पना भी माना जा सकता है, बट बहुत ही कम चांसेज है। तो एक तो ये क्वेश्चन था डाउट वाला, जिसने डी वाला लगाया है उसका तो 101% सही है, वो तो बिल्कुल नो टेंशन रहे। जिसने सी वाला लगाया है उसका हो सकता है कि सही मान लिया जाए। बी वाला लगाया है, बहुत ही कम, सबसे कम चांस है कि भाई माना जाएगा। ए वाला तो माना ही नहीं जाएगा, सबसे कम चांस बी वाले के, उससे कम चांस कल्पना के, और ये तो बिल्कुल श्योर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, उपलब्धि, बुद्धि, रचनात्मकता। तो भाई विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण की बात की जा रही है, उसके प्रभाव का मापन करना है, मतलब बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें सिर्फ सी वाला विकल्प ही सही माना जाएगा। इसमें ओनली सी वाला ही सही रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ना ही इसमें दो आंसर माने जाएंगे, ना ही कोई बोनस मिलने वाला है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था। तो बहुत सारे लोग इसमें वृद्धावस्था भी बता रहे हैं कि भाई 18 वर्ष के बाद में वृद्धावस्था 18 वर्ष के बाद में वयस्क अवस्था आती है, वृद्धा नहीं आती है साथियों। इसमें कोई डाउट नहीं है, बी वाला विकल्प ही इसमें सही माना जाएगा। ना ही तो इसमें कोई बोनस मिलेगा, ना ही कोई दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन सही माने जाएंगे, ओनली बी वाला सही माना जाएगा इसमें। इसका अगला जो क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, अभिभावक बालक संबंध। इसमें भी बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है, इसमें अभिभावक बालक संबंध आनुवांशिकता नहीं बता रहा है, क्योंकि संबंध यहाँ पर सामाजिकता पर आधारित होते हैं। तो ना ही इसमें कोई बोनस मिलेगा, ना ही कोई अलग अलग विकल्प सही माने जाएंगे, ओनली सी वाला ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन था भाई आपके। इस क्वेश्चन में देखो, डाउन संलक्षण का कारण, तो डाउन संलक्षण मतलब है डाउन सिंड्रोम, जो मंदबुद्धि का कारण बनता है। तो त्रिगुण सूत्रता 20 भी नहीं है, त्रिगुण सूत्रता 22 भी नहीं है। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो एक्स एक्स वाई गुण सूत्र और एक्स त्रिगुण सूत्रता 21। तो मैंने वहां पर आपको जब मेरे आंसर की मैं बताया था कि भाई इसमें बी वाला विकल्प सही माना जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। 21वें गुण सूत्र में विकार के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जिसने बी लगाया है उसका तो बिल्कुल सही है। अब एक्स एक्स वाई गुणसूत्र भी इसमें आंसर आ रहा है कि भाई एक्स एक्स वाई गुणसूत्र से भी डाउन सिंड्रोम होता है, तो फिर यहाँ पर सी वाला विकल्प भी सही माना जा सकता है, बट बी वाला तो बिल्कुल ही सही है। मतलब इसमें दो विकल्प सही माने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आठवां प्रश्न इसमें था साथियों, देखिएगा, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। एक ये क्वेश्चन है जिसमें दो आंसर माने जाएंगे। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता।
गणना की समरूपता का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो हर बार एक ही, समरूपता मतलब वही आए जो हर बार आ रहा है। प्राप्तांकों की बारंबारता मतलब हर बार वही प्राप्तांक आ रहे हैं, जो बार बार मतलब वही प्राप्तांक आ रहे हैं। तो भाई दोनों ही चीज़ें विश्वसनीयता से संबंधित है, तो जिसने भी सी लगाया है या डी लगाया है दोनों ही सही माने जाएंगे साथियों इसमें भी। बाकी इस क्वेश्चन में बोनस भी मिल सकता है क्योंकि निर्देशों की वस्तुनिष्ठता तो देने के ऊपर है, हालांकि सी और डी इसमें सही माने जाएंगे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? टीएटी, ड्रोएमएन, एसीटी और एमएमपीआई। तो भाई ऐसा है कि टीएटी और एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और यहाँ ये दोनों तो बिल्कुल प्रक्षेपी परीक्षण है। ड्रोएमएन टेस्ट भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं लेकिन बिल्कुल गलत है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एमएमपीआई व्यक्तिपरक प्रश्न परीक्षण के अंतर्गत आता है। ये चीज़ तो आरबीएससी की किताब में आप पहले भी मैंने पढ़ा रखी थी, अभी भी आप प्रूफ के लिए देख सकते हो, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें एमएमपीआई ही सही रहेगा, ना ही ड्रोएमएन सही माना ही नहीं जा सकता साथियों, ठीक है, क्योंकि ड्रोएमएन टेस्ट भी अचेतन मन का अध्ययन करता है, जो अचेतन का करता है वो प्रक्षेपीय है, तो फिर ये भी प्रक्षेपीय हुआ क्योंकि टेट, एससीटी ये सारे ही प्रक्षेपीय, ये भी अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। ड्रोएमएन टेस्ट भी अचेतन का अध्ययन करता है, इसलिए एमएमपीआई व्यक्तिपरक प्रश्न परीक्षण है और इसमें अचेतन का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो डी वाला विकल्प इसमें सही है। चाहो तो प्रूफ के लिए आरबीएससी की बुक देख सकते हो। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन था, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? साफ साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर इसमें बिल्कुल सही रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन इसमें भी नहीं है साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11वां प्रश्न क्या था ये देखिएगा। एक ये क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है साथियों, कोई अलग अलग सब बता रहे हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का और सतत विकास का। तो भाई यहाँ पर ऊपर एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट गोइज ऑन फॉर ए लाइफ टाइम, मतलब सतत विकास आजीवन चलता रहता है। Although two people are not equal, but the order of development remains same in normal children. Which principle of development does the statement point to? Principle of continuous development, principle of interrelationship, principle of uniform pattern, principle of general to specific response. तो इसमें देखो मैंने यहाँ पर ये बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास का सिद्धांत ऐसा कहता है। अब इसमें सी वाला विकल्प भी बताया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो भाई यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म पैटर्न की बात की जा रही है, तो सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, तो बिल्कुल है भाई इसमें आजीवन चलता रहता है, तो फिर भी सतत विकास का भी सही है और समान प्रतिरूप का भी सही है, क्योंकि यहाँ पर समान प्रतिरूप का मतलब किससे लिया जा रहा है? यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक निश्चित तरीके से, तो ये निश्चित तरीका ही बिल्कुल इसमें आ रहा है। तो जिसने सी वाला विकल्प लगा रखा है बिल्कुल उनका आंसर सही है, और ए वाला लगा रखा है उनका आंसर भी इसमें सही है साथियों। भाई इंग्लिश से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, बट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स सेम इन नॉर्मल चिल्ड्रन, तो मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न है। यहाँ पर देखो टू पीपुल आर नॉट इक्वल, एक समान नहीं होते, बट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट रिमेन सेम इन नॉर्मल चिल्ड्रन, तो सीधी सी बात है एक सामान्य बालक एक निश्चित तरीके से विकास करता है, यूनिफॉर्म पैटर्न सभी में एक जैसा होता है, तो सी वाला तो बिल्कुल सही है साथियों। हालांकि मैंने ए वाला बताया था बट ए वाला तो सही है ही, सी वाला यहाँ पर फर्स्ट चॉइस रहेगी, बिल्कुल सही है। जल्दी में वहाँ पर मैंने बता दिया था, सी वाला 101% सही माना जाएगा, बट ए वाले को भी सही माना जाएगा साथियों। तो चलिए अगला 12वां क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी, पेशीय, उत्तर संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और मूर्त। तो देखो सेंसरी मोटर स्टेज प्रथम है, कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पर कौन सी है साथियों? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फोर्थ स्टेज है जो कि अंतिम है। लेकिन इसमें भाई बी वाला बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इन्होंने थोड़ा पोस्ट ऑपरेशनल, पोस्ट का मतलब उत्तर से लिया जाता है, उत्तर मतलब अंतिम से लिया जाता है, तो फिर इस आधार पे यहाँ पर सी वाला विकल्प भी सही होना चाहिए। आंसर की में सी वाला विकल्प भी सही माना जाएगा। फर्स्ट चॉइस बी है, सेकंड चॉइस सी थी, जिसने सी लगाया है उसका आंसर भी गलत नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब किससे लिया जाता है?
पोस्ट ऑपरेशनल, पोस्ट कन्वेंशनल नहीं है, ये पोस्ट ऑपरेशनल है, मतलब अंतिम की बात की जा रही है साथियों। तो फिर उस हिसाब से तो सी वाला भी सही है, तो इसमें दो दो विकल्प सही माने जाएंगे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 14वां क्वेश्चन था, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें भी कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो जिसमें बोनस दिया जा सकता है या फिर जिसमें दो दो तीन तीन आंसर सही माने जा सकते हैं, आप पूरे वीडियो को डिटेल से सुनिएगा एक एक बार, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो भाई यहाँ पर मानसिक आयु उसकी 12 और 10 वर्षीय बालक है तो 10 और इंटू 100 कर दो, तो भाई 0 से 0 कट गई। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई उसकी जो बुद्धि लब्धि या IQ है वो 120 रहेगी, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है साथियों। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन था, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, भाषा, विषय वस्तु, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसमें बहुत सारे लोग विषय वस्तु भी बता रहे, सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं है, भाषा भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक आधार की बात की जाती है साथियों, तो देखो जो कोर्स कंटेंट है और जो टीचिंग स्टाइल है, भाई टीचिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ? पढ़ाने का तरीका, अध्यापन की शैली, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो वो किसके आधार पर पढ़ाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर ही तो पढ़ाते हैं, इसलिए फिर यहाँ अध्यापन शैली फर्स्ट चॉइस रहेगी और इसमें दूसरा विकल्प भी सही माना जा सकता है, बस बहुत ही कम चांसेज है इसमें। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन इसमें था, RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो भैया RT 2009 तो मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखी थी, कई बार बताया था भाई। 25 से 1 नहीं है, 35 से 1 भी नहीं है, जो 35 से 1 बता रहा है 25 से 1 बता रहा है, बिल्कुल गलत है। 40 से 1 और 30 से 1 इसमें बताए जा रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग्स के द्वारा या फिर बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा भी इसका आंसर 40 से 1 भी बता रहे हैं और 30 से 1 भी बता रहे हैं। बट साथियों देखो, प्राथमिक स्कूल्स में 30 से 1 रहेगा अगर ऐसा होता कि भाई प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है, 200 या 200 से अधिक है। ऐसा क्वेश्चन तो रीट में आ चुका है ना। अगर 200 या 200 से अधिक छात्र संख्या देता तब हम 40 से 1 करते, लेकिन ऐसा तो नहीं दे रखा है, तो फिर हम 30 से 1 ही तो करेंगे। इसलिए 30 से 1 इसमें कोई भी डाउट नहीं है, 30 1 को ही सही माना जाएगा इसमें। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके 18वां प्रश्न, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो भैया जितना सरल दिख रहा था ना उतना सरल है नहीं पेपर। अब लग रहा है ना आपको कि वास्तविकता क्या है? पहले तो क्या सरल दिखा था, अब धीरे धीरे कठिन क्यों दिख रहा है पेपर? क्यों दिख रहा है कठिन? हुआ ना कन्फ्यूजन। तो भाई पेपर तो कठिन ही था, इतना भी सरल नहीं था जितना बोल रहे हैं। हाँ, हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली पूछा जा रहा है, इसलिए सरल लगा था, बट सारे प्रश्न सरल नहीं थे, 7-8 प्रश्न तो कठिन ही थे। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक। अब लोग इसमें नैदानिक पता नहीं कैसे बता रहे हैं, मानदंड संदर्भित बिल्कुल गलत है, रचनात्मक योगात्मक में हाँ हो सकता था, लेकिन ये नैदानिक तो किसी भी प्रकार से नहीं होगा। मध्यावधि परीक्षा का मतलब क्या होता है? मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा। तो भाई साहब अर्धवार्षिक परीक्षा तो योगात्मक, वार्षिक और अर्धवार्षिक योगात्मक में आती है। पहले भी सी वाला बताया था, अब भी सी वाला ही बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है साथियों। इसमें भी सी वाला 101% सही माना जाएगा। तो भाई जिन भी लोगों को लगता है कि इसमें ए वाला है आप कमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पर सी वाले को तो सही मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बात का तो मेरे पास प्रूफ भी है कि भाई ये एक जो मध्यावधि परीक्षा है ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत चलती है। तो इसका तो बिल्कुल सी वाला तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सी वाला ही रहेगा साथियों। इसमें दो दो आंसर नहीं माने जाएंगे, ओनली सी को ही इसमें सही माना जाएगा। जो रचनात्मक मूल्यांकन बता रहे हैं RBS से क्या आंसर क्या आने दीजिए, रीट भी लगा सकते हो, लेकिन चेंज आंसर इसका नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास भी इसका प्रूफ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 19वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो भाई ADHD नहीं है, HIV एड्स भी नहीं है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें फिनाइल कीटोनूरिया, इसमें 100% सही है। फिनाइल कीटोनूरिया एक वंशानुगत रोग है, ये बी वाला बिल्कुल सही है। अब इसमें पार्किंसन भी बता रहे, तो भाई पार्किंसन सेकंड चॉइस हो सकती थी, बट बी वाले विकल्प को ही इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है,
कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो भाई भाटिया बैटरी जो परीक्षण है ये इसमें क्या है, अलग अलग परीक्षणों को, क्रियात्मक परीक्षणों को एक जगह रख दिया, वही भाटिया बैटरी परीक्षण है। 5 उप परीक्षण इसमें होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको अच्छी तरह से। क्रियात्मक है तो जो क्रियात्मक होता है वही परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस का मतलब निष्पादन से लिया जाता है, तो इसमें भी ए वाला ही बिल्कुल सही रहेगा साथियों। 21वां क्वेश्चन था, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, धीमे सीखने वाले, रचनात्मकता से सीखने वाले। इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है, धीमे सीखने वाले बालक इसमें उपचारात्मक शिक्षण में आ जाएगा, ना ही कोई बोनस है, ना ही कोई अलग अलग ऑप्शन है। चलिए 22वां प्रश्न। तो भाई 22वां क्वेश्चन जो है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो इसमें 2 विकल्प तो बिल्कुल गलत है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अब देखो इंग्लिश में पढ़ना इस चीज़ को, प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। तो भाई देखिएगा जो खेलकूद विधि है, मैंने आपको इसका राइट आंसर वृद्धि और विकास का सिद्धांत बताया था। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखो, 1000 जगह देखोगे तो 600 जगह तो आपको मिलेगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत, और 400 जगह आपको मिलेगा शिक्षण के विधियों का सिद्धांत। तो भाई ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है। पहली बात तो ये है कि भाई यूपी टेट में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अब यूपी टेट में अलग अलग जो बुक्स है, अलग अलग जो बुक्स में आंसर दे रखे हैं, ज़्यादातर वृद्धि और विकास का सिद्धांत ही मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था तब भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत ही बताया है। नेट पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आपको अधिकतर जगह दूसरा ही विकल्प मिलेगा। उसी के आधार पे मैंने आपको ये आंसर बताया था कि भाई अलग अलग बुक्स में देखा, अलग अलग जगह पे देखा, अलग अलग साइट्स पे देखा, तो लगभग अधिकतर जगह 70% जगह मुझे ये आंसर मिला और यही सही माना जाएगा साथियों। ए वाला इसमें अगर सही माना जाता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ रीट लगाई जाएगी मेरे खुद के द्वारा, ठीक है, क्योंकि मैंने बी वाला ही आपको बता रखा था। सीधी बात तो ये है, रीट लगाई जाएगी इस क्वेश्चन के खिलाफ अगर इसमें ए वाला विकल्प माना गया तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर मुझे परेशान करने लग गया अब, क्योंकि मैंने आपको बी ही पढ़ा रखा था, मैंने खुद ने बी ही पढ़ रखा था, अधिकतर बुक्स में बी ही दे रखा है, अधिकतर जगह, अधिकतर मतलब ज़्यादा जगह, मतलब यहाँ आप यूँ मान सकते हो सिर्फ 30% लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं, बाकी तो बी ही इसका सभी जगह आंसर माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, आंसर क्या आने दीजिए इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर, और इस क्वेश्चन के लिए मेरे खुद के द्वारा रीट लगाई जाएगी अगर इसमें ए आंसर माना जाता है तो। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भाई नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष एनसीएफ 2005 के कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24वां था, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए? तो आरटी 2009 6 से 14 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें भी यही सही माना जाएगा। 25वां था, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो भाई प्यास, भूख, नींद सारी तीनों ही दैहिक है। उपलब्धि यहाँ पर अर्जित होती है तो ये दैहिक नहीं रहेगी, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है, उपलब्धि ही आएगा। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने ही दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का पावलोव ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर कौन सा आंसर सही रहेगा? डी वाला, इसमें भी कोई डाउट नहीं है साथियों। नेक्स्ट इसका अगला जो क्वेश्चन था, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? तो भाई 16 किए थे, 16 पे प्रश्नावली इन्होंने दी थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सी वाला विकल्प ही 27वें में सही रहेगा। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो भाई पहली दैहिक आवश्यकता होती है, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तीसरी स्नेह एवं संबद्धता की होती है, चौथी यहाँ पर आत्मसम्मान की होती है, और 5वीं आत्मसिद्धि की होती है। लेकिन व्यक्तिवाद एवं समूहवाद जैसी चीज़ इन्होंने नहीं बताई है। तो इसमें बी वाला विकल्प 28वें में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना तो दबाव नहीं कहलाएगा, चिंता नहीं कहलाएगा, कुंठा नहीं कहलाएगा, द्वंद्व ही बताया था, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, द्वंद्व ही सही माना जाएगा, कोई बोनस नहीं, 2 आंसर भी नहीं रहेंगे इसमें।
30वां और अंतिम क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। तो स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान ही दिया है साथियों, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। डी वाला विकल्प 30वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा वीडियो देखा, मैंने पूरे एनालिसिस के साथ में ये वीडियो बनाया है साथियों, पूरे एनालिसिस के साथ में। तो अब ये मत पूछना कि कौन सा आंसर कैसे रहेगा, ठीक है। पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है यहाँ पर मात्र 25 मिनट में। देखिएगा लेवल 2 के लिए भी आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि भाई लेवल 2 का भी एनालिसिस करिएगा अच्छे से। तो बिल्कुल आप चाहते हो तो उसका एनालिसिस कि भाई किस किस में क्या क्या हो सकता है कर दिया जाएगा साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर टेट या फिर अदर स्टेट की टेट वगैरह, MP टेट वगैरह, UP टेट है या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो या फिर C टेट हो, सभी के लिए साइकोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस शुरू किया जा चुका है साथियों। तो एक क्लास डाल भी दी है, सुबह दूसरी क्लास आएगी उसकी, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।